गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार राव गोरखपीठाधीश्वर महंत अभयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। इस डिजिटल प्लेटफार्म पर हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि पेपर का टाइटल है जो वह है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह फिजियोलॉजी से रहेगा। और फिजियोलॉजी में जो पहला यूनिट है वह हमारा डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन करके है, पहला यूनिट जो है। लेकिन ये दोनों अलग अलग यूनिट होने चाहिए या फिर अलग अलग दोनों लेसन है ये या चैप्टर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे और डाइजेशन में हम लोग देखेंगे जो छोटी छोटी डिफिनीशन है उसको देखेंगे। तब उसके बाद हम लोग जो हमारे पाठ्यक्रम में है फिजियोलॉजी वाले में यानी कि डाइजेशन वाले में कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी हमको स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है और उसके फंक्शन के बारे में बात करना है। किनका? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हम जनरली कह सकते हैं कि सीधे सीधे एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा करके उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। जो हमारा जूलॉजी का पेपर टाइटल है, पहले पेपर टाइटल हम डालना। एकदम सिंपल, बायोकेमिस्ट्री एंड जो दूसरा पोर्शन है वह है फिजियोलॉजी। इसके पहले हमने बता चुका है कि बायोकेमिस्ट्री में भी हमको किनको पढ़ना है, तो बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। और बायोमॉलिक्यूल कौन कौन है हम जानते हैं। बायोमॉलिक्यूल के अंदर यानी जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी केमिकल हैं, जो भी मॉलिक्यूल हैं, उनका ही स्टडी करना ही बायोकेमिस्ट्री या बायोमॉलिक्यूल का स्टडी में हम रखते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन है? बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन होते हैं। और हम अगर अन्य का बात करें तो मिनरल हो गए, वाटर हो गए और विटामिन्स हो गए। लेकिन ये अलग अलग जनरली हम बायोमॉलिक्यूल के अंदर तीन ही को लेते हैं जनरली, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो और इनका चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड, चाहे प्रोटीन हो, इनका हमको स्ट्रक्चर देखना है और इनका फंक्शन देखना है। कौन सा फंक्शन देखना है? तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनका, यानी कहने का मतलब है कि जीवों के अंदर इनका क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग जाने। लेकिन हमारा मेन जो आज हमको जो पढ़ना है वो फिजियोलॉजी पढ़ना है। और फिजियोलॉजी में स्टार्ट करना है जो वह है डाइजेशन। तो देखा जाए डाइजेशन, हमने बहुत पहले बताया है कि डाइजेशन में जो छोटे छोटे डिफिनीशन है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले डाइजेशन पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि फूड क्या होता है। कई तरह से फूड का डिफिनीशन दिया जाता है, लेकिन एक सिंपली डिफिनीशन है, कह सकते हैं फूड इट इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट। जो फूड होता है वह ऑल लिविंग बीइंग का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन इनका फंक्शन क्या है? अब उसी डिफिनीशन में हमने कह दिया कि इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स,
अब इनका फंक्शन बात करेंगे। which provide energy and organic material for growth and repair of tissue। तो एनर्जी किसके लिए प्रोवाइड करता है? एनर्जी जनरली हमने कहा कि जो लिविंग बीइंग हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो किसके लिए? तो फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी जोड़ सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। यह हमारा यानी कि फूड का डिफिनीशन होगा। नेक्स्ट डिफिनीशन का बात किया जाएगा, वह होगा हमारा, बात करते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन ऊपर जो हमने चैप्टर ही स्टार्ट किया है, यह यूनिट हम लिख दे रहे हैं, यूनिट हमारा यह 5th हो जाएगा। डाइजेशन को जानेंगे, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में जनरली हम दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे कि पहले नंबर जो हम फूड को ले रहे हैं वह किस टाइप का फूड है। जो हम फूड को लिए हैं वह किस टाइप का फूड है और वह फूड किस प्रकार से हमारे बॉडी के द्वारा कन्वर्ट हो रहा है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वही हमारा डिफिनीशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द फूड वी आर ईट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो हम भोजन लेते हैं या ग्रहण करते हैं वह किस रूप में होता है? तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक जटिल क्या होता है? पदार्थ होता है। एंड या फिर कह सकते हैं दस द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज। और इस प्रकार से यह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारा जो बॉडी है यूटिलाइज नहीं कर सकता। एंड दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू simple and absorbable form, and this process is known as digestion। This process is known as digestion। यानी इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन या पाचन कहते हैं। लोअर क्लास में हमने बहुत सारे डिफिनीशन पढ़े होंगे कि पाचन क्या है, पाचन किसे कहते हैं। तो उसमें सारी प्रक्रियाएं आती हैं, यानी भोजन ग्रहण करने से उसको यानी कि केमिकल चाहे मैकेनिकल पाचन से, और उसके पचे हुए भोज पदार्थ के अवशोषण से यानी एब्जॉर्बेंस से लेकर के ये होल प्रक्रिया जो है, होल प्रोसेस जो है वह डाइजेशन में आते हैं। तो यह दो हम छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनके डिफिनीशन जाने, और इसके अलावा भी आप बात करेंगे दो अन्य इसमें टॉपिक आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, उनका भी डिफिनीशन हमको जानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स तो आप जनरली इसका डिफिनीशन दे सकते हैं, एक लाइन में इसका भी दे सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट। पोषक तत्व वे हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर तो यही हम परिभाषा दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दीज आर डिफाइंड एंड द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट, which provide nourishment essential for maintenance of life and growth। जो किसके लिए आवश्यक है? तो हमारे लाइफ को मेंटेनेंस के लिए, और किसके लिए? तो फॉर द ग्रोथ के लिए, यानी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो हमको रिक्वायर्ड है सब्सटेंसेस या केमिकल, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो सिंपली यह डिफिनीशन आप एक लाइन में दे सकते हैं। सिंपली में हमने बताया कि दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी, या फिर एनर्जी भी मिलता है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट। नरिशमेंट में आने का मतलब है कई चीजें आ जाएंगी, उसमें एनर्जी भी मिल जाएगा उससे, और बॉडी को पोषण भी मिलेगा। तो आप कई तरह से इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो डिफिनीशन होगा यानी जो टॉपिक होगा वह न्यूट्रिशन होगा। इसी के अंदर वो भी आता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन तो नाम से ही पोषण किसे कहते हैं, बहुत लोअर क्लासेस में हम पढ़ते आते होंगे कि पोषण क्या होता है या पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो हम जान लें
न्यूट्रिशन जो है एक प्रकार की प्रोसेस है या प्रक्रिया है, कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑब्टेन्ड एंड यूजेज दीज न्यूट्रिएंट्स, या अदर वर्ड में कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑब्टेन्ड एंड यूजेज द न्यूट्रिएंट इज नोन एज इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बॉडी हमारा क्या करता है, उन सभी न्यूट्रिएंट का क्या करता है, प्राप्त करता है, उन न्यूट्रिएंट को क्या करता है, प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, यूजेज करता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यह जो छोटे छोटे टॉपिक थे इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम लोग सीधे अब मेन हम अपने टॉपिक पे आए जो है यानी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बात करेंगे, इसके पहले हम दिखा दें एक बार, जो यहाँ ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, इसी का हम लोग बात करना है। यानी सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानना है और क्या जानना है, उनके फंक्शन के बारे में, चाहे वह एलिमेंट्री कैनाल हो, चाहे डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, या फिर उसी को हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। तो बात करेंगे, हेडिंग हम लोगों का होगा एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम और समय लेना चाहेंगे। एक मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है बताने इस डाइजेशन चैप्टर में, हम जानते हैं, कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल हैबिटेट के आधार पे, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है, उसमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, इस आधार पर, यानी कि इस अर्थ पर या इस वर्ल्ड में कितने प्रकार के यानी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल हैबिटेट ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो श्रेणियों में आप बांट सकते हैं। एक ऐसे जो हैं वह हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। अब इसका हम अलग अलग इस वर्ड का अलग अलग हम देखें किस वर्ड से बना हुआ, ग्रीक वर्ड से बना हुआ कि फिर लैटिन वर्ड से बना हुआ, तो वो अलग निकलेगा इसका सेंस, ऑटोट्रॉपिक। एंड सेकेंड वन हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक those organisms which synthesize, which produce food himself, which produce on food himself। यानी कह सकते हैं वे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड को या अपने यानी कि स्वयं के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। जो फूड है वह स्वयं सिंथेसाइज किया जाता है, यानी दो ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाइल या वेयर एज कह सकते हैं, वेयर एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स एनर्जी बाय द ईटिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। या दो ऑर्गेनिज्म, अदर वर्ड में हेटेरोट्रॉपिक, दो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन। दो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसे
ऑर्गेनिज्म है जो अपने पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर है, या फिर कह सकते हैं कि द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय द ईटिंग ऑफ अदर एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बेसिक चीज़ें जो हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टोमच, वो आप कहते हैं द कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द इंटेस्टाइन। जनरली दूसरे शब्दों में भी यानी कि हमारे स्टोमच में भी डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में, लेकिन अदर वर्ड में कहते हैं द कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंटेस्टाइन, बट एबो ऑल प्रोसेस हैपन व्हेन द फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द स्टोमच। जो भी प्रक्रियाएं हैं डाइजेशन की वह तभी संभव है जब फूड मटेरियल हमारे स्टोमच में प्रेजेंट रहेगा। ये जो भी प्रोसेस होंगे जब हमारे यानी स्टोमच में फूड प्रेजेंट रहेगा तभी ये प्रोसेस होंगे। फॉर द डाइजेशन डिफरेंट ऑर्गन आर रिक्वायर्ड फॉर द digestion of food material and these are the alimentary canal, these are the alimentary canal। अब बात करेंगे हम alimentary canal के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री। इस हेडिंग का सेंस है ये है कि हमको बेसिक स्ट्रक्चर देखना है किसका, तो हमारा जो आहार नाल है एलिमेंट्री कैनाल। तो बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम क्या करते हैं, यह एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। These alimentary canal are made up of different part and different layer। हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, आपको दिखा रहे हैं हम। ये जो हमारा जो दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल ही है। तो हमने बात किया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यह डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट लेयर का बना होता है। These एलिमेंट्री कैनाल वो और कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। ये अपने एलिमेंट्री कैनाल जो है पोजीशन और फंक्शन भी कह सकते हैं, पोजीशन एंड फंक्शन के आधार पर ये अपने यानी कि स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर लेता है। यानी जहाँ जैसा हमारे बॉडी में स्पेस है, पोजीशन है, या फिर जिस प्रकार का कार्य करना है उस अनुसार यह क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। देखेंगे बक्कल कैविटी, फिर आगे जाएंगे ओइसोफेगस, या फिर स्टोमच, या फिर इंटेस्टाइन का ही बात करें तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है बॉडी में उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। एलिमेंट्री कैनाल और क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज ओपन इन द फॉर्म ऑफ स्लिट। Open exterior, the alimentary canal open exterior in the form of slit and terminate in the form of anus। यह एलिमेंट्री कैनाल इंटीरियरली एक स्लिट यानी दरार के रूप में ओपन होता है। जहां पर आपने देखा होगा यहाँ जो माउथ को दर्शाया गया है, यह जो माउथ को दर्शाया गया है यह सबसे इंटीरियर मोस्ट ओपनिंग है जो एक स्लिट के रूप में, यानी एलिमेंट्री कैनाल एंटियरली ओपन इन द फॉर्म ऑफ ए स्लिट एंड टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ एनस, और यह एनस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। डिफरेंट पार्ट हैं जो हम आगे
उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो डिफरेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। जैसे मेन जो पार्ट है हम बात करेंगे वह है माउथ, यानी यहाँ है, इसको पहले नंबर पे हम देखेंगे माउथ क्या होता है। माउथ के बारे में कई चीज़ें कही जा सकती हैं। माउथ क्या है, क्या इसका फंक्शन है। सीधे सीधे यह देखें कि हमारे बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड है। जो माउथ है वो हमारे बॉडी में कहाँ सिचुएटेड है उसके बारे में बताएंगे। और फिर यह माउथ बैकवर्डली या फिर कहना पोस्टीरियरली पीछे की तरफ कहाँ ओपन होता है। कह सकते हैं द माउथ इज मोस्ट एंटेरली पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो माउथ होता है यह सबसे ऊपर का भाग होता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ऊपरी भाग होता है। एंड इट ओपन इन द फॉर्म ऑफ स्लिट। और यह माउथ जो होता है एक स्लिट के रूप में ओपन होता है, जिसको आप माउथ कहते हैं। अब माउथ का कार्य क्या है? द फूड मटेरियल इंटर्स इनटू द बक्कल कैविटी थ्रू द माउथ। यानी इस जो एक दरारनुमा संरचना है या स्लिट है, उसके थ्रू जो हमारे फूड मटेरियल है, जो भी हम फूड लेते हैं उसके थ्रू वह बक्कल कैविटी में इंटर करता है फूड मटेरियल। तो किसके थ्रू? तो माउथ के थ्रू। बट आगे भी कहते हैं बट माउथ इज गार्डेड बाई और सराउंडेड बाई लिप्स। माउथ जो होता है वह किसके द्वारा सराउंड होता है या वह किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है? तो बाय द लिप्स। ओठों के द्वारा माउथ क्या होता है? घिरा होता है। एंड द माउथ पोस्टीरियरली ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। यानी कि सेकेंड जो हमारा पर्सन होगा वह बक्कल कैविटी होगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं, दूसरा हेडिंग ले सकते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के आप बारे में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इट इज ए स्पेसियस चैम्बर, या फिर कह सकते हैं बक्कल कैविटी क्या होता है? इट इज ए वाइड चैम्बर कह सकते हैं। बक्कल कैविटी जो इनसाइड द बक्कल कैविटी जा आर प्रेजेंट। बक्कल कैविटी में जबड़े मौजूद होते हैं। एंड दीज जा आर अपर जा एंड लोअर जा। और ये जो जबड़े हैं ऊपरी जबड़े हैं और कौन है? निचली जबड़े हैं। एंड दीज जा बियर टीथ। और ये जो जबड़े होते हैं किसको बियर करते हैं? टीथ को बियर करते हैं। दीज जा बियर टीथ। एंड द टीथ are all the teeth are dissimilar in structure. These teeth are dissimilar and this type of arrangement of teeth is known as heterodont. और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, यानी सभी जो टीथ होते हैं वह सिमिलर नहीं होते हैं। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो उनको हम कह देंगे होमोडंट कह देंगे। लेकिन जो ह्यूमन का टीथ है वह जितने टाइप के टीथ हैं वह डिफरेंट टाइप के हैं, डिसिमिलर हैं। और इस प्रकार के टीथ को हम हेटेरोडंट कहते हैं। एंड इन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, आगे जब बात करेंगे हम तो कह देंगे इन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी ए मस्कुलर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच इज नोन एज टंग। और उसी बक्कल कैविटी में क्या है? बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक मांसल यानी मस्कुलर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं टंग कहते हैं। एंड दीज टंग आर मॉइस्ट बाय द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। और ये जो टंग होते हैं वह मॉइस्ट होते हैं किसके सिक्रीशन से? बाय द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के सिक्रीशन के द्वारा ये क्या रहते हैं? मॉइस्ट। फिर कह सकते हैं इनसाइड द बक्कल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट।
inside the buccal cavity salivary gland are present, and these are present on the internal opening of the internal ear, जिसको आप पैरोटिड ग्लैंड कह सकते हैं, एंड इनसाइड द मैक्सिलरी बोन, एंड दीज salivary gland are helpful in the secretion of saliva. फिर आगे अगर बात करेंगे हम बकल कैविटी के बारे में तो कह सकते हैं इनसाइड द बकल कैविटी एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैपन विच इज नोन एज ग्रिंडिंग or mastication. An important process happen which is known as mastication. यानी कि इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको मास्टिकेशन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो जबड़ों का पहले हमने बात किया है कि जो जबड़े हैं यानी कि जा हैं, जिनको हमने कहा कि अपर जा एंड लोअर जा, एंड दीज जा इसमें जोड़ सकते हैं आप, एंड दीज जा आर द मूवेबल, और ये जो जबड़े होते हैं मूवेबल होते हैं। कौन होते हैं? द लोअर जा आर मूवेबल, कह सकते हैं अपर जा इज स्टेशनरी, ऊपरी जो जबड़ा है वो क्या स्टेशनरी है, वेयर एज ओ आर द लोअर जा इज मूवेबल and it move upward, downward and lateral side। और ये जो निचली जबड़ा है लोअर जा है वह ऊपर की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, और लेटरल साइड में अगल बगल भी यह मूव करता है। हमने कहा कि बकल कैविटी में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको मास्टिकेशन कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मास्टिकेशन द फूड मटेरियल grind up by the process of mastication। यानी कि जो मास्टिकेशन प्रोसेस के द्वारा यानी जो फूड मटेरियल हम बकल कैविटी में लिए हुए हैं उसका ग्राइंडिंग होता है, पीसा जाता है, किसके अंतर्गत? तो बकल कैविटी में। इन द प्रोसेस ऑफ मास्टिकेशन द टंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। In the process of mastication, the tongue play an important role which keep the food inside the teeth। यानी कि इसमें जो टंग होता है इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जो फूड मटेरियल को क्या करता है यानी कि अगल बगल से हमारे उसको ला करके और हमारे दांतों तले रखता है। अब आगे कह सकते हैं द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी है वो पार्शियली ओपन, द बकल कैविटी ओपन पार्शियली इनटू द फायरिंग्स। अब हमारा अगला जो हेडिंग हो जाएगा वह होगा फायरिंग्स होगा, जो तीसरा हेडिंग होगा वह फायरिंग्स होगा। यानी कि यह माउथ और दिया है, इस डायग्राम में माउथ के बारे में तो दिया, लेकिन बक्कल कैविटी जो एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में नहीं बताया। तो हमने सेकंड हेडिंग बक्कल कैविटी देखा है, फिर थर्ड हेडिंग जो हो जाएगा हमारा फायरिंग्स हो जाएगा। फायरिंग्स में क्या कह सकते हैं आप? द बक्कल कैविटी ओपन बिहाइंड द फायरिंग। द फायरिंग्स इज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फायरिंग्स इज डाइजेस्टिव एज वेल एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन। जो यह फायरिंग्स होता है वह डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इसके बाद यह रिस्पिरेशन में, एक हम कह सकते हैं कि यह कॉमन चेंबर होता है, और ये ऐसा चेंबर होता है जिससे हो करके जो हम ब्रीदिंग के दौरान यानी जो हम प्योर O2 को हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं, तो वह O2
हमारे वो फायरिंग से होकर के जाता है। उसके अलावा अगर हम एक ट्यूब हमारे यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से आ रहा है और यह जो बक्कल कैविटी पीछे की तरफ आकर के यहाँ मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं फायरिंग्स। और यह फायरिंग्स यानी जब फायरिंग्स से फूड मटेरियल यानी बक्कल कैविटी से फूड मटेरियल अगर ओइसोफेगस की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, उस समय एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सैलोइंग कहते हैं। सैलोइंग कहते हैं, सैलोइंग प्रोसेस यानी जिसको हम भोजन को जब अपने बक्कल कैविटी में हम खूब चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, तो वह फूड मटेरियल को पुनः हम क्या करते हैं, सैलोइंग करते हैं, निगलते हैं। और वह इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है वह कह सकते हैं कि फायरिंग्स में होता है। और यह फायरिंग्स में होने का मतलब है, कहने का मतलब है कि इस यानी कि सैलोइंग प्रोसेस में जो हमारा टंग है वह भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वह क्या करता है यानी टंग में एक सैलो कैविटी का फॉर्मेशन करता है। यानी कि सैलो कैविटी फॉर्मेशन करने के बाद अब वह बक्कल कैविटी से फूड मटेरियल सीधे फायरिंग से होते हुए कहाँ चला जाता है, ओइसोफेगस में चला जाता है। तो हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा यह ओइसोफेगस। जो चौथा हेडिंग हो जाएगा हमारा वो ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बारे में हम क्या कहते हैं, इट इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो ओइसोफेगस होता है आपको दिख रहा है, यह यहाँ से जो संरचना है यहाँ, अब यह एक लंबी ट्यूब है, लेकिन यह क्या है, नैरो होती है। यह जो संरचना होती है वह नैरो होती है। इसको यानी हमने कहा कि ओइसोफेगस क्या होता है, यह नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी यह संकीर्ण नलिकाकार संरचना होता है। और कहाँ ओपन होता है, इट ओपन इनटू द स्टोमच। और यह सीधे सीधे कहाँ ओपन होता है, तो स्टोमच में ओपन होता है। यानी कि ओइसोफेगस क्या है, ओइसोफेगस इट इज ए ट्रांसपोर्टिंग आर्गन। इट इज ए ट्रांसपोर्टिंग आर्गन। यह फूड मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम फायरिंग्स टू स्टोमच। यानी जो फूड मटेरियल फायरिंग से होते हुए कहाँ जाता है, सीधे सीधे वह ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओइसोफेगस कहाँ भेजता है, तो सीधे सीधे स्टोमच में भेज देता है। और इसका अगर हम इस ओइसोफेगस का अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, यानी कि इसका हम टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें कि किस किस टिश्यू का किस किस लेयर से बना हुआ है, तो इसमें डिफरेंट 4 लेयर होते हैं। हिस्टोलॉजिकल कह सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओइसोफेगस सो दैट इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 लेयर्स। अब 4 लेयर कौन कौन हो सकते हैं हम बात करेंगे। ओइसोफेगस का अगर बात करें, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओइसोफेगस सो दैट इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 लेयर। फॉलोइंग 4 लेयर कौन है, तो सबसे बाहर की तरफ जो होता है वह होता है फाइब्रोसा। फाइब्रोसा और इसी को एक और नाम देते हैं सिरोसा भी कह देते हैं, सिरोसा। हमको बहुत पहले हमने बता दिया कि जो हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है, यूनिट में दिया है, वह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड गैलेट। इस तरह से भी हम अपने पास टॉपिक बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी सीधे सीधे एक लाइन में दे दिया है GIT, एक लाइन में दिया है GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वही सेम चीज़ें हैं एलिमेंट्री कैनाल कर सकते हैं। तो यह जो हमने बात किया था, जो ओइसोफेगस होता है, अगर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो फॉलोइंग 4 लेयर का बना होता है। पहला जो है फाइब्रोसा और सिरोसा, सेकेंड जो है वह है आपका मसल लेयर, थर्ड है सब म्यूकोसा एंड लास्ट लेयर है वह है म्यूकोसा।
अब देखेंगे फाइब्रोसा और सिरोसा, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इसको डायग्राम के माध्यम से हमको समझना चाहिए। जो सिरोसा होता है, अगर बात करेंगे, यह सबसे बाहरी लेयर होता है किसका, हमने बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम टीएस काट के देख रहे हैं इस ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर, तो इस ओइसोफेगस के वाल में कितने लेयर का बना होता है वो हम जानते हैं। यह जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम ओइसोफेगल को अगर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं या वहाँ पर हम टिश्यू लेवल पे अध्ययन कर रहे हैं, तो कौन कौन सी संरचनाएं मिलेंगी। फिर अपने स्टोमच में देखेंगे, स्टोमच का अगर हम स्टोमच वाल को अगर टीएस देख काट करके देखेंगे तो कौन कौन से लेयर या कौन कौन से टिश्यू मिले हैं। फिर अपने हम इंटेस्टाइन में जाएंगे तो डिफरेंट मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा, यानी कि उसी का हम चर्चा कर रहे हैं ओइसोफेगस का, कि अगर इसका हम टीएस काट के देखें तो कौन कौन से लेयर या कौन कौन से अस्टर पाए जाते हैं, तो उसी के बारे में देखा जाए। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, फाइब्रोसा के या सिरोसा के बारे में कहते हैं, इट इज आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। अब यह जानेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है। तो यह ऐसे सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर के बने होते हैं, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं आपको लगेगा जैसे कि ये क्या है, प्रेस हुए हुए हैं सेल। यह सेल थोड़ा सा दबे होते हैं। प्रेस मतलब क्या होता है, पिचका हुआ या दबा हुआ, इसीलिए नाम उसका है स्क्वैमस। स्क्वैस मतलब प्रेस, यानी स्क्वैमस। यह सिंगल लेयर होता है, नो एनी नर्व फाइबर ब्लड वेसल आर प्रेजेंट इनसाइड द सिरोसा और फाइब्रोसा। इस लेयर के अंदर, इस सिंगल लेयर के अंदर अन्य कोई संरचनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा यानी मसल लेयर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकेंड लेयर है वह मसल लेयर है। मसल लेयर कहने का मतलब है कि इसको हम मस्कुलरिस लेयर भी कहते हैं। मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। तो हम देखेंगे इसमें इनसाइड द, या कह सकते हैं इनसाइड द सिरोसा और फाइब्रोसा अनदर लेयर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द मस्कुलरिस और मसल लेयर। दीज मसल लेयर आर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मसल लेयर। इसमें होते हैं कौन कौन, 3 लेयर का बना होता है। इसमें होते हैं यानी कि सर्कुलर मसल होता है, एक लेयर सर्कुलर मसल होता है। फिर दूसरा जो लेयर होता है वह है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है, और तीसरा जो लेयर होता है यह ऑब्लिक मसल होता है। यानी ये मसल लेयर का 3 लेयर होता है, यानी सर्कुलर मसल होता है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है, उसके बाद क्या होता है यानी कि ऑब्लिक मसल होता है। यह 3 लेयर का बना होता है। यह मसल लेयर भी 3 कंपोनेंट्स कह सकते हैं, 3 कंपोनेंट से बना होता है, यानी कि सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड ऑब्लिक मसल। अब इनका फंक्शन क्या है इस मसल लेयर का, तो बाय द contraction and relaxation of these muscle layer a movement is start, a type of movement is start inside the alimentary canal। इसी मसल लेयर के यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से एक टाइप का, एक प्रकार का मोमेंट स्टार्ट होता है, एंड दिस टाइप ऑफ मोमेंट इज नोन एज, इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिस मोमेंट। दिस टाइप ऑफ मोमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिस मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट आर फाउंड इन व्हिच ऑर्गन, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट आर फाउंड इन व्हिच ऑर्गन। अब ऑप्शन दे देगा आपके पास, कहेगा स्टोमच में, फिर कह देगा बक्कल कैविटी में, फिर कह देगा आपके इंटेस्टाइन में कह देगा, फिर कह देगा आपका यह जो ऑप्शन होगा आपका यानी कि ओइसोफेगस। लेकिन जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है वह 2 जगहों पे स्टार्ट होता है।
एक तो ओइसोफेगस में हमको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन के जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर, यानी लार्ज इंटेस्टाइन कहने का मतलब है कि आप रेक्टम का बात करेंगे, रेक्टम का बात करेंगे, यानी जहाँ पर अनवांटेड अनयूजफुल मटेरियल यानी डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वह अनवांटेड है, या फिर कह सकते हैं कि वह अनयूजफुल है, अनावश्यक पदार्थ है, और जो हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हम आउटसाइड निकालते हैं वहाँ पर। यानी दो जगह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होता है, और दोनों टाइप में सबसे मैक्सिमम जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फोर्स लगता है वह हम कह सकते हैं कि ओइसोफेगस में होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि किस आर्गन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, तो सीधे हमारा जवाब होगा ओइसोफेगस में। अगर बात आ रहा है दूसरा कंपटीशन का जो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक या सबसे कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक हम बताएंगे ओइसोफेगस में। सबसे कम का बात करेगा तो हम बताएंगे यानी लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में, सीधे सीधे कह देंगे। अगर ऑप्शन के हिसाब से कहेंगे, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दिया है तो हम लार्ज इंटेस्टाइन में बात करेंगे। फिर आगे भी हम कह सकते हैं जो अगला लेयर है या मसल लेयर का बात है कि यानी कि इन्हीं मसल लेयर की वजह से जो फूड मटेरियल हम निगलते हैं तो यह मोमेंट होता है ऐसा कि वह लगेगा जैसे स्पाइरल टाइप में होगा। स्पाइरल टाइप में आप कोई नली है, आप देखते होंगे ऐसा संरचना बनता होगा, यानी कि यहाँ देख रहे हैं नैरो हो गया, यहाँ देख रहे हैं वाइड है ट्यूब, वह नली जो है यह खूब चौड़ी है दिख रही, यानी यहाँ चौड़ी दिख रही है, यहाँ चौड़ी दिख रही है, यानी इस टाइप के मोमेंट यानी उनके जो उनके अंदर मसल लेयर पाए रहे हैं उनके ही कॉन्ट्रैक्शन से, उनके ही संकुचन से, उनके ही शिथिलन से एक प्रकार का मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। एंड आगे कह सकते हैं द पेरिस्टाल्टिक मोमेंट स्टार्ट फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसे कहेंगे, तो माउथ और बकल कैविटी, यानी यह जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होता है इंटीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल से हमारे स्टार्ट होता है, यानी माउथ से या बकल कैविटी स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन, और कह सकते हैं टर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टम। रेक्टम कह सकते हैं, यानी कि यह एनस तक यह क्या होता है टर्मिनेट परिवर्तित हो जाता है, वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाता है, यानी हमारे कहाँ यानी बकल कैविटी या माउथ से स्टार्ट हुआ हमारे एनस तक जाते जाते यह समाप्त हो गया यह मोमेंट। अब देखेंगे समटाइम दिस प्रोसेस आर इन्वर्टेड, या कह सकते हैं व्हेन सम टॉक्सिक मटेरियल इंटर इनसाइड द फूड मटेरियल, सम टॉक्सिक material enter inside the food material within the food material, and then the peristaltic moment inverted, and this peristaltic moment when inverted then the vomiting start। जब यह पेरिस्टाल्टिक मोमेंट अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो रहा है ठीक है, लेकिन जब वह इन्वर्टेड हो गया उल्टा, यानी सीधे हमारे यानी पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर पार्ट हो रहा है, तो उसमें एक टाइप का कंडीशन क्रिएट होता है जिसको हम क्या कहते हैं वोमिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं वोमिटिंग। और यह कैसे हो रहा है, या तो आपके फूड के अंदर या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर आपके फूड के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है सब्सटेंसेस है, तब यह उल्टा होता है। देखते हैं ना जो भी हम भोजन लेते हैं उसके अंदर कुछ रहता है तो तुरंत वह हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, तुरंत वह उल्टा हो जाता है। अब उसको बाहर कभी कभार तो हम बकल कैविटी से या फिर हमारे फायरिंग से ओइसोफेगस से वो रहता तो भी हम उल्टा निकाल लेते हैं मुंह से बाहर, ऐसा कंडीशन होता है। तो यह किसके कारण होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जो है अगर वह इन्वर्टेड हो गया उल्टा हो गया तो भाई उल्टी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आगे हम बात करेंगे अगला जो लेयर है सबम्यूकोसा।
सब म्यूकोसा के बारे में बात करेंगे, जो इसके नीचे पाया जाता है, मसल लेयर के नीचे पाया जाता है, उस सब म्यूकोसा इसको कहते हैं इट इज ए थर्ड लेयर। यह हमारे यानी ओइसोफेगस वाल का यानी कि यह तीसरा लेयर है। और इस वाल में जो जनरली क्या क्या इसी जो लेयर है, यह जो लेयर थर्ड लेयर है, उसमें क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, नर्व पाए जाते हैं, नर्व फाइबर पाए जाते हैं, ये सब स्ट्रक्चर मिलते हैं। बस इस लेयर में यही है, 2-3 संरचनाएं मिलती हैं। और लास्ट हमारा जो है म्यूकोसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, चौथा लेयर इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि यह जो लास्ट लेयर है, या सबसे कह सकते हैं कि सबसे अंदर की यह स्तर है, इंटरनल लेयर है। अरे हम बाहर से आए जब हम ओइसोफेगस का टीएस कट किए हैं तो सबसे आउटर यह लेयर पाया जा रहा है, और सबसे नीचे जो है यह म्यूकस लेयर पाया जा रहा है, म्यूकस का रहा है म्यूकोसा लेयर। अब देखेंगे यह क्या है, इट इज इनरमोस्ट लेयर एंड विच इज नोन एज, कहते हैं इट इज इनरमोस्ट लेयर विच इज नोन एज म्यूकोसा लेयर। कहते हैं सम सेल्स ऑफ म्यूकोसा, यह भी कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ columnar epithelial cell. This layer is made up of columnar epithelial cell. अब एपिथेलियल सेल के प्रकार पढ़ेंगे आप, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो कॉलमनर कहने का मतलब यह जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्तंभाकार होते हैं। यह जो सेल्स होते हैं ऐसे स्तंभाकार सेल्स होते हैं, ऐसे इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं होता। तो यह आपको दिख रहा है जैसे लग रहा है एक कॉलम है, जैसे किसी मकान का स्तंभ होता है, जैसे एक कॉलम को हम ले लें, तो ऐसे एक कॉलम के रूप में यह जो सेल्स होते हैं अरेंजमेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम है एपिथेलियल सेल है। एपिथेलियल सेल हमारे इंटरनल या आउटर आर्गन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे बाहर से जो हमारा स्किन है ये भी क्या है, एपिथेलियल सेल है, ये बाहर से हमारे एक प्रोटेक्टिव लेयर है, अंदर के अंगों को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हमारे जो इंटरनल आर्गन हैं वो भी एपिथेलियल से बने हुए हैं, वो भी एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं, सभी एपिथेलियल सेल हैं, और वो भी हमारे इंटरनल आर्गन को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे अगर यहाँ सीने पे अगर कोई ऐसे क्या मार दे, घुसा मार दे या मुक्का, तो क्या होगा, यानी कि हमारे बोन पहले प्रोटेक्ट करेंगे, बोन उसको रोकेंगे, फिर उसके बाद जो इंटरनल आर्गन के जो क्या है एपिथेलियल सेल हैं वो हमारे आर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये यानी कि यह प्रोटेक्शन देने का, सुरक्षा प्रदान करने का ये लेयर है। लेकिन हम देखेंगे यह कॉलमनर एपिथेलियल सेल का बना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वह है कि सम epithelial cell, some columnar epithelial cell modified to form goblet cell. Some columnar epithelial cell modified to form goblet cell, and these goblet cell secrete mucus. These goblet cell secrete mucus. यही गॉबलेट सेल जो होते हैं वह म्यूकस का स्रावन करते हैं। ये सभी जो एपिथेलियल सेल हैं वह नहीं मॉडिफाइड होते हैं गॉबलेट सेल में, उसमें से कुछ ही जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल हैं वही केवल मॉडिफाइड होते हैं, परिवर्तित होते हैं और गॉबलेट सेल बनाते हैं। और गॉबलेट सेल जो होते हैं वह किसका स्रावन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, तो म्यूकस का। और यह म्यूकस फूड के साथ मिक्स होकर के फूड को क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाते हैं। यही जो म्यूकस हैं हमारे फूड के साथ मिक्स होकर के फूड को सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो मेन फंक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, देख रहे हैं, यह ओइसोफेगस अन्य कार्य भी कर रहा है। ऐसे जाएंगे तो हमारे स्टोमच में भी, स्टोमच का अगर हम टीएस काट के देखेंगे तो उनके वाल में, स्टोमच वाल में कितने लेयर का बना हुआ है, कौन कौन से सेम सेल मिलेंगे। अब हमको कहाँ कहाँ डिफरेंट मिलेगा, यह सब सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। कौन कौन, यानी चाहे यह बाहरी लेयर है या फिर यह मसल लेयर से मिलेगा। डिफरेंट कहाँ होगा, परिवर्तन जो होगा इसमें होगा और इसमें होगा। इसमें होगा तो कहीं कहीं पे
ज़्यादा इसमें फोल्डिंग पाई जाती है। फोल्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ाव पाया जाता है। अगर हम स्टोमच में जाएं तो वहाँ कम मुड़ाव मिलेगा, लेकिन जैसे ही इंटेस्टाइन में चले जाएंगे तो वहाँ और अधिक ज़्यादा मुड़ाव पाया जाता है। यानी वहाँ जब मुड़ाव होगा ज़्यादा तो हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये थर्ड लेयर है, यह थर्ड लेयर है जो है सब म्यूकोसा, यह इतना में पाया जा रहा है, इतना जो इसका ब्रीड है पाया जा रहा है। लेकिन इसमें मान लीजिए क्या ब्लड वेसल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर हैं। लेकिन जो लास्ट लेयर पाया जाएगा, अब इसमें अधिक ऐसे फोल्डिंग पाए जाने के कारण, ऐसे अधिक फोल्डिंग पाए जाने के कारण यह जो लेयर होता है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। यानी आंत वाले में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा फोल्डिंग होने के कारण, यानी कि म्यूकोसा अधिक फोल्डिंग होने के कारण इसको ढक लेता है, कवर कर लेता है। लेकिन यही सेल अलग अलग जगह, अभी हमारे स्टोमच में जब यह मॉडिफाइड होंगे तो वहाँ अलग अलग टाइप के सेल्स बनाएंगे। जैसे आप नाम सुने होंगे, गॉबलेट सेल बनाएगा ही म्यूकस सिक्रेट करने के लिए। इसके अलावा चीप सेल का फॉर्मेशन करेगा, चीप सेल नाम सुने होंगे, जो ये सीएल का सिक्रेशन करता है। तो एक बहुत ही एसिडिक मीडियम बनाता है हमारे स्टोमच में। तो अलग अलग है, ऐसे आंत में जाएंगे तो वहाँ भी ये सब मिलेगा, मॉडिफिकेशन मिलेगा, अलग अलग चीज़ें। लेकिन यह हिस्टोलॉजी के अंदर जब आप पढ़ेंगे एक एक अंग का तो वो आएगा। लेकिन आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। अब ओइसोफेगस के बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा वह है स्टोमच। यह कंप्लीट वीडियो हमको लग रहा है कि पूरा 1-1.5 घंटे 2 घंटे क्लास में ही यह टॉपिक जो है समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग स्टोमच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा हेडिंग होगा अगला जो हमारा हेडिंग होगा ओइसोफेगस के बाद जो आपको दिख रहा है वह है स्टोमच। स्टोमच जो होगा हमारा वो 5वां भाग होगा। स्टोमच जो होगा हमारा वो 5वां भाग होगा। स्टोमच के बारे में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं द ओइसोफेगस posteriorly open into the stomach। स्टोमच और कैसा है? स्टोमच आर द वाइड चेम्बर। स्टोमच इज द वाइड चेम्बर लाइक है, एक बड़ा सा चेम्बर है, एक बड़ा सा क्या है? थैलीनुमा संरचना। और क्या क्या संरचना है? ओइसोफेगस ओपन इनटू द stomach and a valve is present, a valve is present in the opening of stomach and oesophagus। जहाँ पर ओइसोफेगस आकर के मिल रहा है, स्टोमच में ओपन हो रहा है, वहीं पर एक वाल्व पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है। उस वाल्व को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक नाम इसलिए आया है क्योंकि यह हार्ट के काफ़ी करीब रहता है, इसलिए आया है कार्डियक। वो वाल्व को, जो वाल्व यहाँ पाया जाता है उसी को स्फिंक्टर नाम देते हैं हम। अब इनका फंक्शन क्या है स्फिंक्टर का? यानी कि जो बैक फ्लो होता है, जैसे वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उससे प्रिवेंट करता है। या फिर हम उल्टी का हटा दें बात, वोमिटिंग का, तो अगर हम जैसे कभी कभार हम क्या करते हैं, योगा करते हैं, चाहे कुछ भी लटकते हैं, तो हम सिर अपना नीचे कर लेते हैं, योगा भी करते हैं तो सिर नीचे कर लेते हैं और पैर ऊपर, ठीक है, वो शीर्षासन कहते हैं। तो जब उस तरह करेंगे तो यह वाल्व नहीं रहेगा, तो जो हमारे स्टोमच में कंटेंट है वह वाल्व क्या करता है? प्रिवेंट करता है। नहीं तो सारे जो स्टोमच में कंटेंट हैं हमारे वह सीधे रिवर्स हो जाएंगे। तो यह स्फिंक्टर पाने का मतलब है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यह जो कार्डियक स्फिंक्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। भले ही उसका हम लोग वैल्यू ना दें, लेकिन वह जो हमारे शरीर की बनावट है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की बनावट है, वह बहुत ही नेचर ने बहुत अच्छे से बनाया है उसको। फिर बात करेंगे क्या कहते हैं, इनसाइड द स्टोमच द डाइजेशन ऑफ स्टार्ट। यानी स्टोमच के अंदर क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है। और क्या कार्य करता है?
inside the stomach the storation of food material takes place, the storation of food material takes place। यानी स्टोमच क्या करता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह भोजन क्या होता है स्टोमच में, यानी कुछ समय के लिए क्या होता है स्टोर होता है। डाइजेशन तो होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, भले ही फैट का या लिपिड का डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन यह प्रोटीन का डाइजेशन, जैसे जो कुछ सेल्स हैं स्टोमच के वॉल में, जैसे हम स्ट्रक्चर देखे हैं ना उसका ओएसोफेगस का, वैसे सेम स्ट्रक्चर उसका भी हम देखेंगे नहीं मिलेगा, उसके भी सेल्स मॉडिफाइड होंगे, मॉडिफाइड होकर के एक ऐसे सेल बनाएंगे जो पेप्सिन का श्रावण करेंगे। कुछ सेल जो है मॉडिफाइड होकर के एक ऐसे सेल बनाएंगे वह HCl का श्रावण करेंगी जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगी। और भी अगर भोजन के साथ बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है या कोई फंजाई है, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको HCl क्या करेगी, वो किल करेगी। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि यह HCl जो है वह अन्य ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करता है, अन्य ऑर्गेनिज्म को कहने का मतलब किल करता है, तो क्यों नहीं हमारा जो स्टोमच का वाल है वह भी तो मसल का बना हुआ है, मांस का बना हुआ है, उसको भी तो वह क्या करना चाहिए, किल कर देना चाहिए, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्षतिग्रस्त कर देना चाहिए। लेकिन जो आपने पढ़ा है कि कुछ जो सेल्स जो होती हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल मॉडिफाइड होती हैं, गॉबलेट सेल बनाती हैं, और वह गॉबलेट सेल क्या करती हैं, म्यूकस का स्रावण करती हैं। वह गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस, और वह म्यूकस जो हमारे स्टोमच के अंदर जो है एक लेयर बना लेता है। जैसे हम देखें जो एडाप्टेशन होता है प्लांट में, प्लांट का एडाप्टेशन देखा, हम एनिमल का हटाते हैं अभी, तो प्लांट में जो एडाप्टेशन होता है, जो जली पौधे उनका जो एडाप्टेशन है, अनुकूलन है कुछ और है, जो मान लिए डेजर्ट में पाए जा रहे हैं उनका एडाप्टेशन कुछ और है, उनके बॉडी में एडाप्टेशन। तो जली में हम देखेंगे वह जल में ही है, तो उनके चाहे स्टेम हो चाहे फिर लीफ हो, उनमें एडाप्टेशन होगा, यानी उसमें एक कौन सा म्यूसिलेजिनस जो सब्सटेंसेस होगा उस पर चिपचिपा पदार्थ क्या होगा, लगा रहेगा, कि जो एक्सेस वाटर है उनके बॉडी में इंटर न होने पाए। तो सेम लाइक वैसे है, यह जो गॉबलेट सेल सिक्रीट करेंगे यानी म्यूकस का, वह म्यूकस हमारे स्टोमच के अंदर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, जिसे न HCl काम करता है और न जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव जूस है हमारे स्टोमच में काम नहीं करते हैं, बल्कि स्टोमच में जो प्रेजेंट हैं क्या फूड मटेरियल उन पे वर्क करते हैं। कहने का मतलब यह लास्ट हम लोग देखेंगे सीधे स्टोमच पास्टरली ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, पास्टरली पीछे की तरफ या स्टोमच जो होता है वह सीधे सीधे इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो बात करेंगे हम लोग इंटेस्टाइन का, यानी हमारा छठवां भाग हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का, वह होगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आंत, आंत के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन इज आल्सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, नलिकाकार संरचना इंटेस्टाइन में। एंड स्टोमच ओपन पोस्टीरियरली पीछे की तरफ इनटू द इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्टोमच होता है वह पीछे की तरफ इंटेस्टाइन में ही ओपन होता है। और इंटेस्टाइन का और क्या खास बात है, इसमें भी when the stomach open into the intestine, in between the stomach and intestine, anterior part of intestine, another bulbar present, another bulbar present which is known as pyloric sphincter, which is known as pyloric sphincter। जैसे वहाँ कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो भी हमारे जो इंटेस्टाइन में है कंटेंट है, या फिर हमारे स्टोमच में जो कंटेंट है वह डायरेक्टली अपने आप स्वतः इंटेस्टाइन में न चले जाएं, एक निश्चित ड्यूरेशन पर ही क्या होंगे, वह कंटेंट वहाँ पहुँचेंगे, या फिर रिवर्स जो हो रहा है वह हमारे जो कंटेंट है इंटेस्टाइन में वो हमारे स्टोमच में, यानी कि उनका एक्सचेंज ना हो जाए,
इसलिए वहाँ पर वह पाइलोरिक स्फिंक्टर पाए जाते हैं। और क्या इसका खास बात है, इंटेस्टाइन आर क्लियरली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट। इंटेस्टाइन क्लियरली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट। एक नाम सुने होंगे आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सेकेंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री पार्ट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनके भी आगे 3 भाग होते हैं, नाम सुने होंगे। जो सीधे सीधे हम बात कर रहे, मान लीजिए आ रहा है, ये हमारा स्टोमच है, इस तरह से देखते होंगे यू आकार का, यह यू आकार का संरचना है या भी आकार का, इसी को कहते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं डुओडेनम कह देते हैं। क्या कहते हैं? डुओडेनम कहते हैं। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, ठीक है। अब इसके बाद देखते होंगे आप ऐसे ज़्यादा कर्व करके वह संरचना है, फिर ऐसे संरचना, यानी कि हम यहाँ से दिखा दें आपको एक बार, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। देखिए यह जो स्टोमच से, यानी कि यहाँ पर यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो यू आकार का यह संरचना बना रहा है, यह इसी को हम क्या कहते हैं? यह तो बीच में पैनक्रिया लिखा है, इसके बारे में नाम नहीं लिखा है। यहाँ से सीधे सीधे यह जो आया हुआ है, यहाँ सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, ठीक है। यह जो है पूरा पूरा यह स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इस भाग को जो हम कहते हैं इसी को कह देते हैं डुओडेनम कह देते हैं। बाकी जो मिडिल वाला भाग रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको जेजुनम कहते हैं, और जो लास्ट वाला भाग रहेगा तीसरा, जो जाकर सीधे सीधे लार्ज इंटेस्टाइन से क्या करेगा? कंबाइन करेगा, ज्वाइंट होगा, उसको कह देते हैं सीकम कह देते हैं। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर आकर के यह स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, इसमें आके जुड़ेगा, इसको हम नाम देते हैं इलियम नाम देते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भाग हैं, यानी डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी कि इस भाग को आप नाम दे सकते हैं इलियम। अब इलियम यह जा करके किससे जुड़ता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है, इसमें नाम नहीं दिया है डायग्राम में, इसका नाम है सीकम। सीकम का हम अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, CAECAM, सीकम। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का यह भाग है इलियम, यह जा करके सीकम से ज्वाइंट होता है। अब देखिए यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का यह सीकम वाला भाग है, अब यहाँ जाएगा, फिर यह कोलन हो जाएगा, और फिर इधर आ जाएगा, यह रेक्टम हो जाएगा। यानी अभी हम नाम लिख दे रहे हैं कौन कौन से भाग हैं। नेक्स्ट ऐड कर लो। चलिए, यानी कि अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन भाग हैं, तो पहला जो भाग हो जाएगा वह डुओडेनम होगा, डुओडेनम। दूसरा भाग होगा वह होगा जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा जो भाग होगा वह होगा इलियम, इलियम। अब अगर आप इस इलियम का अगर आप हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो खूब ज़्यादा, जो चौथा लेयर हमने बताया है कि म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर, उसमें ढेर सारे ऐसे फोल्डिंग वाली संरचना मिलेगी, ऐसे ढेर सारी। तो यह ढेर सारी संरचना मिल रही है, लेकिन इसी के जो कुछ सेल्स हैं, इसके जो कुछ सेल्स हैं, ठीक है, इसके जो कुछ सेल्स रहेंगे वही मॉडिफाइड होंगे, वही परिवर्तित होंगे, गॉबलेट सेल बनाएंगे, अन्य सेल बनाएंगे, अलग अलग, यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग जूस का, डाइजेस्टिव जूस या अलग अलग एंजाइम का क्या करेंगे? श्रावण करेंगे, जिससे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है। अब देखेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। फिर अगर बात करेंगे आप लार्ज इंटेस्टाइन का,
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 भागों में फर्दर डिवाइडेड है। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 भागों में डिवाइड है। पहला है, हमने कहा कि सीकम, सीकम हो गया, उसके बाद हो जाएगा कोलन, उसके बाद हो जाएगा रेक्टम। अब बात करेंगे फिगर में, एक बार हम समझा दे रहे हैं। यह लार्ज इंटेस्टाइन का कौन भाग सीकम है और कौन भाग कोलन है। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा भाग सीकम है, कौन सा भाग कोलन है, उसको हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे, हमने कहा कि यह लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो भाग है यह सीकम हो गया। तो इसी को यहाँ तक हम सीकम भले ही नाम दे रहे हैं। अब यही जहाँ वह जुड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, उसी को सीकम कह देना है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तुरंत वह क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोलन स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत इसी में कोलन स्टार्ट, यानी कि अब कोलन के कई भाग हैं। कोलन को आप देखेंगे तो जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, भले ही इस तरह से है, आपको हम बता रहे हैं इस तरह से संरचना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, है ना। यह स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ। इतना भाग हमने कहा दिया सीकम है, लेकिन आगे इतना जो भाग होगा यह कोलन हो जाएगा। इसको कोलन इसने आसानी से नाम नहीं देंगे। इसको अब देख रहे हैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इसको कह देंगे एसेंडिंग कोलन। क्या कह देंगे, एसेंडिंग कोलन, ठीक है। अब फिर ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे। इसी को कह देंगे ट्रांसवर्ज, अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ है, तो इसको कह देंगे ट्रांसवर्ज कोलन। अब फिर आप देखेंगे, फिर यहाँ नीचे आएगा, ऐसे उतरेगा नीचे, ऐसे को कह देंगे हम डिसेंडिंग कोलन। नीचे उतर रहा है तो कह देंगे डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन कितना बड़ा भाग है। अब फिर जैसे हम इसको कहे हैं कि यह सीकम है, बहुत छोटा भाग है, फिर यहाँ देखेंगे जब लास्ट में आएंगे तो थोड़ा सा भाग हम लेंगे जिसको हम कह देंगे रेक्टम। क्या कह देंगे, रेक्टम। रेक्टम ऐसा भाग है जैसे स्टोमच जो है फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा है कुछ समय के लिए, वैसे ही रेक्टम ही जो अनडाइजेस्टेड या अनयूजफुल जो सब्सटेंसेस हैं, यानी डाइजेशन के बाद वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और वो क्या है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं, अनयूजफुल मटेरियल। वो अनयूजफुल है, अपशिष्ट है, अनवांटेड है, वह फूड मटेरियल जा करके, फूड मटेरियल नहीं बोलेंगे, अब फूड मटेरियल बोलने का कोई मतलब नहीं है, वह जा करके कहाँ स्टोर होता है। तो हमने कहा यह जो रेक्टम वाला भाग है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम वाला भाग है, वह जा करके वहाँ कुछ समय तक स्टोर होता है। और उसको हम एक कह सकते हैं अपर्चर पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं एक पोर के थ्रू, जिसको आप क्या कहते हैं, एनस के थ्रू हम एक्सक्रीशन प्रोसेस द्वारा हम आउटसाइड जो वेस्ट मटेरियल उसको आउटसाइड निकाल देते हैं। तो यह हमारा है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसका, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। अब इसके साथ साथ उसको भी देखना है, जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड कौन है, तो जो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनको कह देते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में है, 3 पेयर क्या हैं, यानी कि 3 पेयर क्या पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हैं, फिर आप जाएंगे तो पैनक्रियाज हो गया, फिर जाएंगे तो लीवर हो गया। तो यह देखिए, एक चीज़ हम आंत के बारे में और आगे थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम फिगर में ही, इसको तो हाल क्लीन हो गया।
चलिए इसमें देख लीजिए। अब हम यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उनका हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा सा यहाँ देख लिया जाए, उसके बाद यह टॉपिक हम समाप्त कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है डुओडेनम, डुओडेनम आप देखेंगे जो सीधे सीधे हमारे स्टोमच से ऐसे यह जो जनरली यू आकार का संरचना बन रहा है यहाँ पर, इसी को नाम हम दे रहे हैं डुओडेनम। लेकिन यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम पहला भाग है, द डुओडेनम रिसीव 2 डक्ट, one from the hepatic duct, one from the, लेकिन अलग अलग नाम देते हैं। लीवर से जो डक्ट एराइज हो रहा है सिक्रीशन को कैरी करने के लिए, उसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। लेकिन वह हिपैटिक डक्ट आकर के गाल ब्लैडर में मिलता है, गाल ब्लैडर पित्ताशय में। अब पित्ताशय से जो यानी कि निकलता है, यानी जो डक्ट एराइज होता है, उसको अलग नाम देते हैं, उसको हम अलग नाम देते हैं। और फिर एक जो डक्ट है पैनक्रियाज से आता है, पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन रहता है वह भी डक्ट आकर के, मान लीजिए यहाँ देखे हैं ना, फिगर में देखे ना, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, वो हमारा पैनक्रिया था येलो कलर। और इसका भी जो डक्ट है वो आकर के इसी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, पहला भाग है डुओडेनम में, वो भी आकर के ओपन होता है। और जो गाल ब्लैडर से आता है, यानी उसका अलग नाम देते हैं, हिपैटिक डक्ट भी नहीं देते हैं। एक मिनट, देखिए यह थोड़ा सा माइंड से कट रहा था। जो यानी गाल ब्लैडर से जो डक्ट आता है उसको बाइल डक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक जो लीवर से जो डक्ट एराइज होकर के आ रहा है गाल ब्लैडर में मिल रहा है, तो उसको हम हिपैटिक डक्ट कर रहे हैं। हिपैटिक डक्ट नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो लीवर हमारा हिपैटिक सेल का बना हुआ है, लीवर हमारा किसका बना हुआ है, हिपैटिक सेल का, इसलिए वहाँ से जो नली एराइज हो रही है, डक्ट एराइज हो रही है, उसको हिपैटिक डक्ट बोला है। लेकिन वो आकर के गाल ब्लैडर में क्या कर रही है, यानी लीड हो कर रही है, यानी ओपन हो रही है। अब फिर वहाँ से जो गाल ब्लैडर में जो भी जूस कलेक्ट हो रहा है, अब उसको कैरी करने के लिए कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन तक एक डक्ट पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। अब यानी कि गाल ब्लैडर से बाइल को ही कैरी करेगी, बाइल को ही कैरी करके वो ले जाएगी डक्ट, इसलिए उसका नाम है बाइल डक्ट। तो यह दोनों बाइल डक्ट यानी कि एक अलग डक्ट आकर के भी यहाँ पर ओपन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, यह कहाँ से आएगा, यह लीवर जो है, लीवर से आएगा, यानी कि इसको कह देते हैं हम बाइल डक्ट। बाइल डक्ट करने इस डक्ट को कह देते हैं सीधे सीधे पैनक्रियाज के नाम से ही कह देते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कह देते हैं। यह आकर के वहाँ मिलती है। और जो यह गाल ब्लैडर से आती है बाइल डक्ट, वह ऐसा मीडियम प्रोवाइड करती है डाइजेशन के लिए, यानी कि वह कैसा मीडियम प्रोवाइड करती है, एल्केलाइन मीडियम, क्योंकि इसका पीएच जो होता है 7 के एबो होगा। जो उसका और भी तमाम उसके जो कंपोनेंट हैं देखेंगे आप, कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें बाइल पिगमेंट भी होता है, वर्डक भी होते हैं, और 2 अन्य यानी केमिकल पाए जाते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग उस बाइल जूस में, जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, यह 2 केमिकल पाए जाते हैं। अन्य भी कुछ साल्ट भी होता है। तो यह सब उसका कंपोजिशन है। तो ये हमारा जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, आज हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, यानी इसके बाद हम सीधे सीधे या तो उस पर चलेंगे, रिस्पायरेशन पे चलेंगे, रिस्पायरेशन चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।